आज हम भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी यात्रा को समझने वाले हैं। तो देखिए, भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एम.एन. रॉय थे कौन। वो भारत में वामपंथी आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे और उनके द्वारा ये विचार रखना ये अपने आप में ये दिखाता है कि एक भारतीय संविधान की जो मांग थी वो किसी एक राजनीतिक सोच तक सीमित नहीं थी, नहीं, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्णय की मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक बहुत बड़ी इच्छा थी। तो जो विचार एम.एन. रॉय ने रखा था ना, वही एक तरह से वो फॉर्मल स्टार्टिंग पॉइंट बन गया जहां से भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑर्गेनाइज्ड डिमांड ने शक्ल लेनी शुरू की। और समझिए इस बात को, ये सिर्फ एक सजेशन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा थ्योरेटिकल शिफ्ट था, एक सैद्धांतिक बदलाव था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि भारत का भविष्य अब ब्रिटिश पार्लियामेंट तय नहीं करेगी, बल्कि भारतीय खुद तय करेंगे। अच्छा, इस विचार को पॉलिटिकल मोमेंटम कब मिला? ये मिला 1935 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली संविधान सभा बनाने की मांग रखी। और फिर इसके ठीक 3 साल बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से एक बहुत ही हिस्टोरिक डिक्लेरेशन किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज़ाद भारत का संविधान एक ऐसी संविधान सभा बनाएगी जो अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनी जाएगी और इसमें कोई भी बाहरी दखलंदाजी नहीं होगी। अब जरा इस घोषणा का महत्व समझिए। इसमें 2 रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे। पहला, अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर अडल्ट भारतीय को वोट देने का अधिकार, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी, बहुत प्रोग्रेसिव बात थी। और दूसरा, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सीधा और साफ संदेश था कि हमारा संविधान पूरी तरह से हम भारतीयों की मर्जी से बनेगा। तो नेहरू ने ये मांग तो रख दी, पर ब्रिटिश सरकार ने इस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हालात बदलने लगे और इसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। 1940 में जब ब्रिटेन को वॉर के लिए भारत के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब जाकर उन्होंने इस मांग को इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सैद्धांतिक रूप से मान लिया। इसी को हम 1940 का ऑगस्ट ऑफर कहते हैं। अब यहाँ सैद्धांतिक स्वीकृति शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये कोई पक्का वादा नहीं था, बस भविष्य में संविधान सभा बनाने की एक, कह सकते हैं, वेग सी सहमति थी जो पूरी तरह से युद्ध की जरूरतों से निकली थी। ठीक इसके 2 साल बाद 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक कॉन्क्रीट प्रपोजल लेकर भारत आए। क्रिप्स प्रपोजल में ये कहा गया कि ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा, लेकिन इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि लीग की मांग थी कि भारत को 2 ऑटोनोमस हिस्सों में बांटा जाए और दोनों की अपनी अपनी अलग संविधान सभाएं हों, और क्रिप्स प्रपोजल में ये बात नहीं थी, तो ये भी फेल हो गया। आखिर में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। देखिए, इस मिशन ने भी 2 संविधान सभाओं की मांग तो नहीं मानी, उसे ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्कीम सामने रखी जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक मान गई और यहीं से एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का रास्ता साफ हो गया। तो इसी कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। अब हम इस सभा की कॉम्पोजिशन यानी इसकी बनावट को डिटेल में समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसी की बनावट ने ही हमारे संविधान के कैरेक्टर को शेप किया है। अच्छा, प्लान के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ यानी कुल सदस्य संख्या 389 फिक्स की गई। और ये 389 का आंकड़ा ये कोई रैंडम नंबर नहीं था। ये उस समय के अनडिवाइडेड इंडिया की पॉपुलेशन और पॉलिटिकल यूनिट्स के आधार पर तय किया गया था। अब ये 389 सीटें बंटी कैसे थी? देखिए, इनमें से 296 सीटें दी गई ब्रिटिश इंडिया को, मतलब वो इलाके जो सीधे ब्रिटिश शासन के अंडर थे, और बची हुई 93 सीटें मिली प्रिंसली स्टेट्स को, यानी देसी रियासतों को। ब्रिटिश इंडिया की 296 सीटों का भी फर्दर ब्रेकडाउन था। इसमें से 292 सदस्य आने थे 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से और बाकी 4 सदस्य आने थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से। तो सवाल यह है कि इन सीटों को एलोकेट करने का बेसिस क्या था? पहला प्रिंसिपल था पॉपुलेशन। मोटा हिसाब था कि हर 10 लाख लोगों पर 1 सीट दी जाएगी। दूसरा, ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीटों को 3 मेन कम्युनिटीज में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और जनरल, और ये भी उनकी पॉपुलेशन के रेशो में ही था। तीसरा पॉइंट, इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होना था? ये होना था प्रोविंशियल असेंबली में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के जरिए, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वोटर्स अपनी पसंद के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस ऑर्डर में वोट देते हैं ताकि छोटे से छोटे ग्रुप को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंसली स्टेट्स के प्रतिनिधि थे, उनका चुनाव नहीं होना था, उन्हें नॉमिनेट किया जाना था और ये पावर रियासतों के प्रमुखों को दी गई थी। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, संविधान सभा एक मिक्स्ड बॉडी थी, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीधे सीधे अडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं चुनी गई थी, फिर भी इसकी कॉम्पोजिशन में भारत के हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिला था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सभी। इसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण महिला सदस्य भी शामिल थीं। अगर हम महात्मा गांधी को छोड़ दें तो उस समय की लगभग सभी बड़ी हस्तियां इसका हिस्सा थीं। चलिए अब इसकी वर्किंग यानी इसकी कार्यप्रणाली पर फोकस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की अपनी मांग पर अड़े हुए थे। इस बॉयकॉट का नतीजा ये हुआ कि मीटिंग में सिर्फ 260 मेंबर्स ही शामिल हुए। उस दिन फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए असेंबली के सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना परमानेंट प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया। अब आता है 13 दिसंबर 1946 का ऐतिहासिक दिन। इस दिन पंडित नेहरू ने असेंबली में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये वो प्रस्ताव था जिसने हमारे संविधान के पूरे विजन और फिलॉसफी की नींव रखी। ये बस एक प्रस्ताव नहीं था, ये आजाद भारत की आत्मा का डिक्लेरेशन था। इस रेजोल्यूशन का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था भारत को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर करना। आइए इन शब्दों का कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग समझते हैं। इंडिपेंडेंट और सॉवरेन का मतलब था कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद होगा, किसी भी बाहरी पावर के कंट्रोल में नहीं। और रिपब्लिक का मतलब था कि देश का जो हेड होगा वो कोई खानदानी राजा महाराजा नहीं होगा, बल्कि जनता का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होगा। यही भारत के फ्यूचर का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क था। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं की, बल्कि सिटीजन्स के राइट्स का भी वादा किया। इसने संकल्प लिया कि सभी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और वर्शिप की फ्रीडम होगी और स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी साफ किया गया कि माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल एरियाज के लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिक्वेट सेफगार्ड्स यानी पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। यही वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम यहाँ एजुटेकन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी का बेस मानते हैं। फिर जब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ तो उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पोजीशन में 3 बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। पहला, असेंबली एक पूरी तरह सॉवरेन बॉडी बन गई। इसका मतलब ये कि अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी। दूसरा, असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, यानी अब उसे 2 काम करने थे। एक, आजाद भारत का संविधान बनाना और दूसरा, देश के लिए ऑर्डिनरी लॉज को लागू करना। और तीसरा, देश के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के मेंबर्स असेंबली से अलग हो गए। इससे इसकी टोटल स्ट्रेंथ 389 से घटकर 299 रह गई। संविधान बनाने के अलावा असेंबली ने एक नए नेशन स्टेट की नींव रखने वाले कई और भी काम किए। जैसे मई 1949 में इसने कॉमनवेल्थ में भारत की मेंबरशिप को रैटिफाई किया। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को नेशनल फ्लैग के तौर पर अडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को नेशनल एंथम और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया। और हाँ, उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत के पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। अब देखिए, संविधान बनाने का काम बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसे स्मूथली करने के लिए असेंबली ने अलग अलग कामों के लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई। इनमें 8 मेजर कमिटीज थीं और कई दूसरी माइनर कमिटीज थीं। ये जो कमिटी सिस्टम था, ये काम को एक्सपर्टीज के साथ डिवाइड करने का और हर टॉपिक पर डीप डिस्कशन एंश्योर करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका था। इन मेजर कमिटीज के चेयरमैन उस समय के सबसे बड़े नेता थे, जैसे यूनियन पास कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों को हेड किया जवाहरलाल नेहरू ने। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का नेतृत्व सरदार पटेल के पास था। प्रोसीजर रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की।
और जाहिर है इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सारी कमिटीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था और इसी कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो दूसरी कमिटीज के प्रपोजल्स के आधार पर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करे। इस कमेटी में चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मिलाकर टोटल 7 मेंबर्स थे। बाकी सदस्य थे N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अयार, डॉक्टर K.M. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बाद में B.L. मित्तर ने रिजाइन कर दिया तो उनकी जगह N. माधवा लाव आए और 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। अब सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन मेंबर्स के नाम और जो चेंजेस हुए उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश किया। इसके बाद जो हुआ वो इंडियन डेमोक्रेसी का एक बेमिसाल उदाहरण है। इस ड्राफ्ट को भारत की जनता के सामने रखा गया और उन्हें 8 महीने का वक्त दिया गया कि वो इस पर चर्चा करें, इसकी आलोचना करें और अमेंडमेंट सुझाएं। ये एक बहुत ही डीप और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस था। लोगों से जो सजेशंस मिले उनके आधार पर कमेटी ने एक सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में पब्लिश किया गया। फिर फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को असेंबली में पेश किया गया। इस पर करीब 1 साल तक बहुत डीप डिस्कशन हुआ। आखिर में 26 नवंबर 1949 को इस ड्राफ्ट को पास कर दिया गया और मेंबर्स ने इस पर साइन किए। इसी दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया यानी अपनाया गया। हाँ, सिटीजनशिप और इलेक्शंस जैसे कुछ प्रोविजंस तो तुरंत लागू हो गए, लेकिन संविधान का ज्यादातर हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भारत सही मायने में एक सॉवरेन रिपब्लिक बना। इस पूरी प्रोसेस का स्केल कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान टोटल 11 सेशंस हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने करीब 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और इसके ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक बहस चली। उस समय इस पूरे काम पर करीब 64 लाख रुपए का खर्च आया। ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, ये उस सीरियसनेस और डेडिकेशन को दिखाते हैं जो इस महान डॉक्यूमेंट को बनाने में लगी थी। तो आखिर में एक सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो डायरेक्टली लोगों ने नहीं चुनी थी और जिसके काम करने के तरीके में लंबी लंबी बहसें और कमिटीज शामिल थीं, उसने हमारे लोकतंत्र की नींव को कैसे प्रभावित किया? क्या इसकी इंक्लूसिव नेचर और ये जो डेलिब्रेशन का प्रोसेस था, मतलब गहन विचार विमर्श की प्रक्रिया, क्या इसी ने इंडियन डेमोक्रेसी को इतनी मजबूती दी है? ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है जो हमें संविधान बनाने की प्रक्रिया के डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट को समझने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की जो औपचारिक शुरुआत है वो 4 नवंबर 1948 की तारीख से होती है। इस दिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप सभा के सामने रखा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि इसी दिन संविधान को पहली बार सभा में पढ़ा गया। इस पर 5 दिनों तक यानी 9 नवंबर तक एक सामान्य चर्चा हुई जिसने आगे होने वाली खंडवार बहस के लिए एक मंच तैयार किया। संविधान को पारित करने की जो प्रक्रिया है उसे 3 वाचनों या रीडिंग्स में बांटा गया है। पहला वाचन तो एक आम चर्चा थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा मेहनत वाला था दूसरा वाचन। ये 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और इसमें संविधान के हर एक खंड पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार किया गया। ये एक मैराथन प्रक्रिया थी जो लगभग 1 साल तक 17 अक्टूबर 1949 तक चली। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान 7,653 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर सभा में गहरी बहस हुई। इसके बाद 14 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्ताव पेश किया कि सभा द्वारा निर्धारित संविधान को पारित किया जाए और आखिर में 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित हुआ और वहां मौजूद 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ भारत के संविधान का जन्म हुआ। अब 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक तारीखों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। अधिनियमन यानी इनैक्टमेंट और प्रवर्तन यानी कमेंसमेंट। 26 नवंबर 1949 अधिनियमन की तारीख है। ये वो दिन है जब संविधान को अपनाया गया, जैसा कि हमारी प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है। लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
जिसे प्रवर्तन की तारीख कहते हैं। इस खास तारीख को इसके ऐतिहासिक महत्व की वजह से चुना गया था। ये 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज दिवस के संकल्प का सम्मान था। तो सवाल ये उठता है कि अगर संविधान का बड़ा हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो क्या उससे पहले कुछ भी लागू नहीं हुआ था? ऐसा नहीं है। कुछ प्रावधानों को तत्काल प्रभाव मिलाना बहुत जरूरी था। शासन व्यवस्था में किसी भी तरह का शून्य या वैक्यूम न पैदा हो, इसके लिए कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो ये कौन से प्रावधान थे जो इतने आवश्यक थे? मुख्य रूप से ये 3 क्षेत्रों से जुड़े थे। पहला, नागरिकता। विभाजन के तुरंत बाद ये तय करना जरूरी था कि भारत का नागरिक कौन है। दूसरा, चुनाव। भारत के पहले लोकतांत्रिक चुनावों की नींव रखने के लिए निर्वाचन आयोग से जुड़े प्रावधान तत्काल चाहिए थे। और तीसरा, संक्रमणकालीन प्रावधान, जो सत्ता के सुचारू हस्तांतरण और एक अस्थायी संसद की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। एक तरह से ये प्रावधान एक संवैधानिक सेतु थे, जिसने देश को पुराने शासन से नए गणराज्य में सुरक्षित पहुंचाया। संविधान सभा के औपचारिक गठन से काफी पहले ही संविधान बनाने की वैचारिक तैयारी शुरू हो गई थी। जुलाई 1946 में कांग्रेस पार्टी ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई। इसका मकसद था संविधान सभा के लिए जरूरी सामग्री और एक वैचारिक ढांचा तैयार करना। ये एक बहुत दूरदर्शी कदम था, जिसने संविधान के मूल दर्शन को काफी हद तक प्रभावित किया। इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता खुद जवाहरलाल नेहरू ने की और इसमें के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी अयंगार जैसे उस समय के बड़े कानूनी और राजनीतिक विचारक शामिल थे। इसी समिति ने उद्देश्य संकल्प का मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसके प्रभाव को बताते हुए संविधान के जानकार ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति ही थी जिसने भारत के मौजूदा संविधान की नींव रखी। लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया एकदम दोष रहित थी? नहीं। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद संविधान सभा को कई गंभीर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए इन आलोचनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। आलोचकों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। पहला, कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। दूसरा, ये संप्रभु नहीं थी, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के तहत हुआ था। तीसरा, इस पर समय की बर्बादी का आरोप लगा। कुछ आलोचकों ने तो इसे अपवहन समिति या ड्रिफ्टिंग कमेटी तक कह दिया, क्योंकि इसे बनाने में लगभग 3 साल लग गए। दूसरी बड़ी आलोचनाओं में सभा पर कांग्रेस पार्टी का पूरा दबदबा, वकीलों और राजनीतिज्ञों का बोलबाला और हिंदुओं का बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व शामिल था। कांग्रेस के प्रभुत्व की इस आलोचना को ग्रेनविले ऑस्टिन के इस कथन में सबसे सटीक तरीके से बताया गया है। उन्होंने लिखा, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन उस समय की राजनीतिक सच्चाई को दिखाता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का संविधान बनाने की प्रक्रिया पर लगभग पूरा नियंत्रण था। चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी तथ्यों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ एजुटेकन में हम इन छोटे छोटे तथ्यों पर भी पूरा ध्यान देते हैं। ये तथ्य संविधान बनाने की प्रक्रिया से जुड़े उन व्यक्तित्वों और प्रतीकों को सामने लाते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या ये जानकारी है कि संविधान सभा की आधिकारिक मुहर या प्रतीक एक हाथी था? और इस विशाल काम को पूरा करने के लिए एक पूरी टीम थी। सर बी.एन. राव सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जो सदस्य न होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। एच.वी.आर. आयंगर सचिव के रूप में काम करते थे और एस.एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे, जिनका काम जटिल कानूनी प्रस्तावों को साफ और सरल भाषा में ढालना था। हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि कला का भी एक बहुत सुंदर नमूना है। मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी सुंदर इटैलिक लिखावट में हाथ से लिखा था, और इसके पन्नों पर जो अद्भुत कलाकृतियां हैं, उन्हें शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में बनाया था।
एक और रोचक बात यह है कि मूल संविधान में हिंदी में किसी प्राधिकृत पाठ का कोई प्रावधान नहीं था। ये एक महत्वपूर्ण कमी थी जिसे बाद में एक संविधान संशोधन के जरिए पूरा किया गया, ताकि भारत की राजभाषा में भी संविधान का एक आधिकारिक संस्करण उपलब्ध हो सके। यह व्यवस्था 1987 में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 394A जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित कराने का अधिकार देता है। तब से संविधान के हर संशोधन का भी हिंदी अनुवाद किया जाता है और उसे अंग्रेजी पाठ के समान ही प्रमाणिक माना जाता है। अब संविधान सभा की असल बनावट को समझने के लिए आंकड़े सबसे साफ तस्वीर पेश करते हैं। आइए कुछ तालिकाओं का विश्लेषण करें ताकि हम ये समझ सकें कि असल में इस सभा का गठन किसने किया था। ये पहली तालिका हमें 1946 में सीटों का शुरुआती आवंटन दिखाती है। ब्रिटिश भारत को 296 सीटें और देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई। ये आंकड़ा आज़ादी से पहले के भारत की राजनीतिक संरचना को दिखाता है, जिसमें दो अलग अलग तरह की राजनीतिक इकाइयां थीं। जब चुनाव के नतीजे आए तो राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं। इन नतीजों ने यह तय कर दिया कि संविधान बनाने की दिशा और दर्शन पर कांग्रेस का निर्णायक प्रभाव रहेगा। अगर हम सामाजिक बनावट को देखें तो ये तालिका दिखाती है कि सभा में अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति और अन्य समुदाय शामिल थे। हालांकि आलोचक ये तर्क देते हैं कि ये प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में पूरी तरह से संतुलित नहीं था। भारत के विभाजन ने सभा की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। इस तालिका में देखा जा सकता है कि 1947 के बाद सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि पाकिस्तान के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य अलग हो गए। ये पूरा ऐतिहासिक काम कुल 11 सत्रों में पूरा हुआ, जो दिसंबर 1946 से शुरू होकर नवंबर 1949 तक चले। ये तालिका उस लंबी और लगातार चली प्रक्रिया की एक समय रेखा प्रस्तुत करती है, जिसके माध्यम से हमारे संविधान ने आकार लिया। तो क्या भारत ने बहुत ज्यादा समय लिया? अगर हम तुलना करें तो अमेरिका ने अपना संविधान 4 महीने से भी कम समय में बना लिया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया को लगभग 9 साल लगे। भारत की जटिलताओं और विविधताओं को देखते हुए लगभग 3 साल का समय तर्कसंगत लगता है। और अंत में हम एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिसका संवैधानिक महत्व बहुत गहरा है। अनुच्छेद 395। यह अनुच्छेद 2 प्रमुख ब्रिटिश कानूनों को निरस्त करता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। यह सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं थी, यह एक घोषणा थी। इसने ब्रिटिश संसद के शासन के आखिरी निशानों को भी खत्म कर दिया और भारतीय संविधान को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापित किया। यह भारत की संप्रभुता का अंतिम और अकाट्य प्रमाण था। तो आज की ये चर्चा हम इसी महत्वपूर्ण सवाल पर समाप्त करते हैं कि कैसे एक पुराने कानून को निरस्त करने का एक साधारण सा दिखने वाला काम भारत की संप्रभुता की अंतिम और सबसे शक्तिशाली घोषणा बन गया। कैसे एक कानून का अंत एक राष्ट्र के वास्तविक आरंभ का प्रतीक बना। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।